हेलो 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 हेलो। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूँ आपका अपने परिवार रोजगार विद पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है आपकी यहाँ पर, है ना, जो कि रहने वाली है आपकी यहाँ पर इंटरनेट का पार्ट 2। कल की क्लास में हमने इंटरनेट की शुरुआत की थी और इससे रिलेटेड काफ़ी सारी महत्वपूर्ण बातें भी हमने जान ली थी। तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपने एक प्यारे से सेशन को। दिखाना भैया कितने बजे जुड़ गए। बहुत बढ़िया, अभी जुड़ रहे हैं सभी दोस्त लगातार। तब तक मैं आप लोगों को याद कर लेता हूँ कौन कौन है हमारे साथ। सुलेखा जी हैं, देवेंद्र जी हैं, मोनिका जी हैं, यश हैं, सौरभ हैं, बहुत बढ़िया, अल्पा हैं, तरुण, चीकू, लवकुश, स्वरूप, आदित्य, प्रेम, विवेक, आकाश, अनुराग, प्रियांश, प्रतिभा, बहुत बढ़िया, दीक्षा, रिंकू, विकास। सभी दोस्त एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपने सेशन को। और लगभग बच्चे जुड़ चुके हैं। क्लास को शुरू करने से पहले एक बहुत ही प्यारी लाइंस आप सभी के लिए यहाँ पर हैं, और ये बिल्कुल मतलब रियल लाइफ से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि एक आपके व्यक्ति हुए जिनका नाम है ड्वेन जॉनसन। इन्होंने कहा कि सफलता क्या होती है ना, जब आई एम ऑलवेज आस्क्ड व्हाट इज द सीक्रेट टू सक्सेस बट देयर आर नो सीक्रेट, यानी कि सफलता का कोई सीक्रेट नहीं होता। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो आपको सबसे पहले हम्बल रहना सीखना होगा। दूसरी चीज, आपको बहुत ज्यादा भूखा रहना होगा। आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए। भूख क्या, रोटी की नहीं जी, आपको भूख होनी चाहिए कुछ कर गुजरने की। आपको भूख होनी चाहिए आगे बढ़ने की, जहां पर आप मौजूद हैं उससे। आपको भूख होनी चाहिए अपने मम्मी पापा के सपने को पूरे करने की और अपने सपनों को पूरा करने की, ठीक है। और साथ ही साथ, एंड ऑलवेज बी द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम, यानी कि आप जिस भी रूम में हैं आपसे ज्यादा मेहनती व्यक्ति उस रूम में ना हो। ये कोशिश अगर आप करोगे तो आप जरूर और निश्चित तौर पर सफल हो रहे होंगे। जिस लाइब्रेरी में बैठ करके आप पढ़ रहे हो, जिस रूम में बैठ करके आप पढ़ रहे हो, आप कोशिश करो, अगर आप थोड़े कमजोर हो तो कोशिश करो जो आपसे भी होशियार हो उससे भी होशियार होने की, या उससे भी ज़्यादा मेहनत करने की। तो ऑलवेज अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, जितने ज़्यादा हम्बल रहेंगे, आप देखेंगे जितने भी बड़े से बड़े व्यक्ति हुए जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा नाम कमाया या बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचे, वो हमेशा हम्बल रहे। थोड़ी सी कोई जॉब पा लेने से, थोड़ा सा पैसा आ जाने से जो एटीट्यूड, अदावाजी इंसान के अंदर आ जाती है, वही उसके नाश का कारण बनती है, ठीक है। तो वो चीज़ आपके अंदर कभी भी नहीं आनी चाहिए। जितने हम्बल आप रहेंगे उतनी ऊंचाइयों पर आप अपने आप जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अन्यथा मेहनत तो सभी कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि मेहनत तो हर कोई कर रहा है। आपके साथ बहुत सारे बच्चे पास आउट हुए, है ना। जैसे टीचर, हमारी तरीके बहुत सारे टीचर्स हैं, बट क्या बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जिन्हें मतलब पहचान नहीं मिल पाई या जिन्हें मौका नहीं मिल पाया? हो सकता है, वो हो तो सकता है, क्या होंगे मुझसे भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स होंगे बट उन्हें मौका नहीं मिल पाया। उसका कारण कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों में छुपा होता है कि प्रकृति हमें बढ़ाती है, ठीक है। सभी ने सेम जगह पढ़ाई करी, सब कुछ सेम है, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति बढ़ जाता है, एक व्यक्ति पीछे रह जाता है। उसका कारण है उसका नेचर, उसकी हम्बलनेस, ठीक है। कि प्रकृति आपको कहाँ लेकर के जाना चाहती है और वो आपके कर्मों के अनुसार ही आपको लेकर के जाती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को बिना किसी देरी के। और हम इंटरनेट की बात कर रहे थे, और कल की क्लास में जो हमने लास्ट बात की थी वो की थी यूआरएल के बारे में। किसके बारे में? जो हमने लास्ट बात की थी वो हमने की थी यूआरएल के बारे में। तो यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है? हम कहेंगे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है। क्या होती है? यूआरएल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब हम बात करते हैं क्या, है ना, अब हम बात करते हैं यहाँ पर किस चीज़ की? यूआरआई की। तो यूआरआई की फुल फॉर्म क्या होती है ना। अब एक भाई का मैंने कल टेलीग्राम डाउट ग्रुप में कमेंट पढ़ा, तो उनका कहना था कि सर इन चीज़ों को और गहराई में एक्सप्लेन करो कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो भाई मेरे, तुम्हें इंजीनियर नहीं बनना, तुम्हें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जॉब लेनी है और अपने सारे क्वेश्चन सही करने हैं। जब तुम्हारी जॉब लग भी जाएगी तब भी तुमसे कोई ये नहीं पूछेगा कि इंटरनेट कैसे काम करता है, एमएस वर्ड कैसे काम करता है, ये तो पूछ लेगा, एक्सेल कैसे काम करता है, बट वो नहीं पूछेगा। तो हम वहाँ पर बहुत ज़्यादा समय अपना नहीं लगाएंगे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खोल करके नहीं पढ़ा रहा हूँ। अन्यथा इंटरनेट टॉपिक ही 1 महीने तक पढ़ाया जा सकता है, लेकिन जिस चीज़ की जितनी नीड है उस हिसाब से हमें चीज़ें करनी होंगी, ठीक है। तो यू आर एल नहीं है, ये यू आर आई है।
और URI की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होती है। क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर हमारी यहाँ पर होती है, ठीक है। तो a URI identifies the name and location of a file or resource in a uniform format. A URI represents the address or name of something on the internet such a website, file और service। यानी कि URI क्या है कि एक समान प्रारूप में फाइल या संसाधन और संसाधन के नाम और उसके स्थान की पहचान करने का काम करता है कौन, URI। आई लगा हुआ है यानी कि आइडेंटिफायर है, यानी कि पहचानने का काम करेगा, ठीक है। यहां से आप इसे लिंक कर सकते हैं कि जहां पर भी किसी फाइल या उसके नाम या स्थान की पहचान करने की बात आएगी वहां पर हमारा आंसर URI हो जाएगा। URI इंटरनेट पर किसी भी चीज का पता यानी कि उसका एड्रेस और उसका नाम बताता है, जैसे कि कोई वेबसाइट, कोई फाइल या कोई सर्विस। URI मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है URL और एक होता है URN। URL हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि किसी भी वेबसाइट का, किसी भी फाइल का, किसी भी सर्विस का क्या बताता है हमें, किसी भी सर्विस, किसी भी फाइल का, किसी भी वेबसाइट का पता हमें बताता है। जबकि जो URN होता है ये यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम होता है और ये हमें उस वेबसाइट, उस फाइल का नाम बता रहा होता है। क्या नाम बता रहा होता है, ठीक है जी। कुछ वन लाइनर इन तीनों से रिलेटेड आप देख लेंगे, अंतर क्या है। तो URL हमेशा किसी संसाधन का स्थान यानी कि लोकेशन बताता है। URL ऑलवेज गिव्स द लोकेशन, क्योंकि उसके नाम में ही लोकेशन आ रही है, उसकी फुल फॉर्म में ही शब्द आ जा रहा है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे बढ़ेंगे, URN गिव्स ओनली अ नेम ऑफ द रिसोर्स बट नॉट द लोकेशन। यानी कि जो URN होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम, ये सिर्फ और सिर्फ नाम बताएगा, उसकी लोकेशन नहीं बताएगा। तो URN संसाधन का केवल नाम बताता है लेकिन स्थान नहीं। और URI क्या काम करता है हमारा, तो URI होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, और URI दोनों को कवर करता है, यानी कि ये URL और URN दोनों URI के प्रकार हैं। यानी कि इसके अगर आप URI देखोगे तो वो नाम और लोकेशन दोनों को बताता है। बात क्लियर है, यस और नो, कोई दिक्कत तो नहीं है इन दोनों चीजों को आपको समझने में। एक बार जल्दी से मुझे बता देंगे कि URI आपको समझ में आ गया, क्या URI आपको समझ में आ गया, यस और नो। अगर आ गया है तो एक बार सभी दोस्त मुझे यस कर दो। सर URL का फुल फॉर्म क्या होगा, बहन जी आपने कल की क्लास नहीं देखी थी क्या है, कल की क्लास पहले देखनी है, उसके बाद आज की क्लास में जुड़ना है ना, तब ज़्यादा अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आपकी यूट्यूब की मैराथन से 9 नंबर आए थे मेरे सर जी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, बहुत बढ़िया गोलू भाई, गजब कर दिया, ठीक है। चलो वेरी गुड, इस बार भी मेहनत करनी है और बढ़िया से बढ़िया नंबर लाने हैं। वेरी गुड, आगे बढ़े अब हम। हाँ नोट्स बनाने, रोज रोज मत पूछो, इंटरनेट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पूरे टॉपिक के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। चलो जी, इसके बाद अगर मैं आगे बात करता हूँ वेब पेज की, किसकी, इसके आगे अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करता हूँ तो वेब पेज क्या होता है, कभी आपने सोचा है वेब पेज क्या होता है, या आपने कभी सुना है वेब पेज क्या होता है, तो जी बिल्कुल सुना होगा, या नहीं सुना तो वही सुनाने के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। आप देखेंगे वेब पेज क्या होता है कि जब भी आप किसी लिंक पर क्लिक करते हैं या किसी वेबसाइट पर क्लिक करते हैं या आप कोई भी चीज जब सर्च करते हैं, तो जो पेज आपके सामने खुलता है, जो भी इंटरफेस आपके सामने खुलता है, वो एक वेब पेज होता है। क्या होता है, वो एक वेब पेज होता है। यानी कि किसी भी लिंक पर या वेबसाइट पर क्लिक करने से जो पेज ओपन होता है उसे ही हम वेब पेज कहते हैं। वेब पेज, द पेज विच ओपन्स बाय क्लिकिंग ऑन एनी लिंक वेबसाइट इज कॉल्ड वेब पेज। एक सिंगल पेज को वेब पेज कहा जाता है जिनमें विभिन्न प्रकार की जानकारी स्टोर होती है। यानी कि एक जो सिंगल पेज होता है उसे ही वेब पेज कह दिया जाता है, जिसके अंदर अलग अलग क्या होती है, हमारी जानकारियां दी रहती हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद एक दूसरा शब्द आता है वेबसाइट। तो वेबसाइट क्या है जी, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस आर कॉल्ड वेबसाइट। यानी कि जो कलेक्शन ऑफ पेजेस होते हैं, वेब पेज होते हैं, बहुत सारे वेब पेजेस को मिला करके क्या बन जाता है, आपका वेबसाइट बन जाती है ना। बहुत सारे वेब पेजेस को मिला करके क्या बन जाती है, वेबसाइट बन जाती है। तो वेबसाइट क्या होता है जी, वेबसाइट क्या चीज है, तो वेब पेजों का समूह या संग्रह वेबसाइट होता है। अ ग्रुप ऑफ वेब पेजेस इज अ वेबसाइट। वेबसाइट को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को हम वेब सर्वर कहते हैं। यानी कि वेबसाइट जिस मेन कंप्यूटर में चलाई जा रही है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वेब सर्वर कहते हैं।
जब दो या दो से अधिक वेब पेज को एक साथ लिंक किया जाता है तो उन वेब पेज के ग्रुप को ही हम वेबसाइट कह देते हैं। जैसे आप किसी एक लिंक पर क्लिक करते हो कुछ और खुल जाता है, किसी और पर क्लिक करते हो कुछ और खुल जाता है, तो उन सभी वेब पेजेस को जब हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं फिर वो एक वेबसाइट आपकी होती है। तो व्हेन टू और मोर वेब पेजेस आर लिंक्ड टुगेदर द ग्रुप ऑफ दोज वेब पेजेस इज कॉल्ड अ वेबसाइट। सभी वेब पेज आपस में कैसे होते हैं, लिंक होते हैं, यानी कि ऑल वेब पेजेस आर लिंक्ड इन ईच अदर। ठीक है जी। तो जितने भी हमारे क्या होते हैं वेब पेजेस होते हैं वे सभी के सभी आपस में आपके लिंक रहते हैं। तो बस वेबसाइट वेब पेज इनके बारे में इतनी इतनी ही जानकारी आपको जाननी है, क्योंकि इतनी जानकारी आपसे पूछी जाती हैं। आवाज हमारी तरफ से एकदम बिल्कुल मधुर आ रही है, आप अपनी साइड से चेक कर लीजिए थोड़ा सा। ठीक है भैया, इधर से आवाज बाकी सभी बच्चों के पास परफेक्ट जा रही है। इसके बाद एक अगला नाम आता है डीएनएस। इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में छपेगा, ना जाने किसकी शिफ्ट में आ जाए, बट आज तारीख है 26 मार्च 2025। मैं बता रहा हूं कि डीएनएस से क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस 2025 में पूछा जाने वाला है। डीएनएस क्या होता है जी? तो डीएनएस की फुल फॉर्म होती है हमारी डोमेन नेम सिस्टम। क्या होती है? डोमेन नेम सिस्टम। किसी भी वेबसाइट के पीछे के जो 3 डिजिट हमें दिए रहते हैं वो क्या होते हैं? वे ही हमारे क्या होते हैं? डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस कहलाता है। कैसे? तो हम देखेंगे यहां पर कि डीएनएस डीएनएस का अर्थ क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का काम इंटरनेट डोमेन नामों को पता लगाने के लिए डोमेन, अब ध्यान से सुनना, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने के लिए, परिवर्तित करने के लिए हम डीएनएस का प्रयोग करते हैं, और आईपी एड्रेस को याद रखने योग्य बनाने के लिए भी डीएनएस का इस्तेमाल किया जाता है। बस ये दो बातें आपको याद रखनी है कि जो डीएनएस है ये होता है डोमेन नेम सिस्टम, है ना। जो डीएनएस होता है ये होता है हमारा डोमेन नेम सिस्टम, और डोमेन नेम क्या करता है कि आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में बदलने का काम करता है। वह आईपी एड्रेस को याद रखने योग्य बनाने का काम भी किसका है? हमारा डीएनएस का ही होता है। तो द जॉब ऑफ डीएनएस इज लोकेट इंटरनेट डोमेन नेम्स, कन्वर्टिंग डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस। डीएनएस इज यूज टू मेक द आईपी एड्रेस मेमोरेबल। यानी कि डीएनएस का क्या काम होता है कि आईपी एड्रेस को याद रखने योग्य ये आपका बनाता है। और फादर ऑफ डीएनएस हम किसे कहते हैं, या डीएनएस का आविष्कारक हम किसे कहते हैं? तो पॉल मोका पेट्रिस को कहते हैं। कैसे कहते हैं? पॉल मोका पेट्रिस को हम यहाँ पर इन्वेंटर ऑफ डीएनएस कहते हैं। अब यहाँ पर एक लाइन याद रखने योग्य है, वो ये है कि जैसे ऊपर लिखा है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में परिवर्तित करता है डीएनएस। यहाँ पर एक लाइन और याद रखना कि आईपी एड्रेस, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में, और आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में, आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट करने का काम भी डीएनएस का ही होता है। कन्वर्ट करने का काम भी डीएनएस करता है। कौन करता है? डीएनएस। यानी कि ये लाइन भी सही है। ठीक है, तो बस ये सीधे सीधे वन लाइनर टाइप में आपको याद रखने हैं। क्या जी? कि जो डीएनएस होता है हमारा डोमेन नेम सिस्टम, ये क्या है? आईपी एड्रेस को याद रखने योग्य बनाता है, और आईपी एड्रेस को डोमेन नेम सिस्टम में चेंज करने का काम करता है, और डोमेन नेम सिस्टम को आईपी एड्रेस में चेंज करने का काम करता है। तो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने के लिए, है ना, और आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट करने के लिए हम डीएनएस का प्रयोग कर रहे होते हैं। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ, दोनों काम करता है, मतलब ये है कि ये दोनों काम करता है। कौन सा? डीएनएस यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। अब अगर हम थोड़ी सी डोमेन नेम की बात करें कि हम डोमेन नेम को पहचान किस प्रकार से सकते हैं, तो आप देखेंगे कि इंटरनेट पर वेबसाइट के यूआरएल के अंत में जो अंतिम डॉट के बाद अक्षर लिखे होते हैं ना, उन्हीं को हम डोमेन नेम कहते हैं। जैसे कोई भी वेबसाइट है आपकी, है ना, कोई भी वेबसाइट है आपकी, तो क्या होगा उस वेबसाइट में? क्या होता है उस वेबसाइट में कि जो उस वेबसाइट के लास्ट में डॉट दिया है उसके बाद के जो अक्षर हैं वे अक्षर ही हमारे क्या होते हैं? वे अक्षर ही हमारे डोमेन नेम कहलाते हैं। ठीक है जी। तो हम देखेंगे द नेम आफ्टर द लास्ट डॉट एट द एंड ऑफ द यूआरएल ऑफ अ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड अ डोमेन नेम। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद सामान्यतः यदि डोमेन नेम के अंतिम भाग में 3 अक्षर हैं,
जनरली क्या होता है कि अगर कोई ऐसा डोमेन नेम है जिसके डॉट के बाद में 3 अक्षर हैं, तो वो 3 अक्षर बताते हैं कि ये एक संगठन को दर्शाते हैं, और अगर 2 अक्षर हैं तो ये कंट्री को दर्शाते हैं, देश को दर्शाते हैं। यानी कि जनरली इफ देयर आर 3 letters इन द लास्ट पार्ट ऑफ द डोमेन नेम, देन इट इंडिकेट्स द ऑर्गेनाइजेशन, एंड इफ देयर आर 2 letters देन इट इंडिकेट्स द कंट्री। कैसे? तो मैं आपको उदाहरण देकर के समझाता हूं यहां पर। जैसे एक वेबसाइट होती है आपकी www.sign.org.in .org.in, यानी कि जो शिरडी साईं बाबा संस्थान महाराष्ट्र की वेबसाइट है आपकी, है ना, ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ये है www.sign.org.in। अब इसमें जो अंतिम डॉट के बाद 2 अक्षर दिए गए हैं, क्योंकि तो ये जो है ये हमें क्या दर्शाता है, ये हमें कंट्री डोमेन के बारे में बताता है कि ये वेबसाइट कहाँ की है। तो ये वेबसाइट जो है हमारी, ये भारत की वेबसाइट है, यानी कि इंडिया की वेबसाइट है। तो ये जो डॉट इन है ये क्या दर्शा रहा है, ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर लास्ट डॉट के बाद 2 अक्षर हैं तो ये तो कंट्री डोमेन होता है, और जो 3 डॉट हम के डॉट के बाद 3 अक्षर हमें दिए जाते हैं ये डोमेन नेम होता है, इसे हम TLD कहते हैं, है ना। और ये क्या होता है आपका, तो इस ORG का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन। इस ORG का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये एक गैर लाभकारी संगठन है। यानी कि आप इसके आधार से ये पता कर सकते हैं कि ये वेबसाइट किस प्रकार की है। आप DNS के आधार से क्या पता कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि ये जो वेबसाइट है ये किस टाइप की वेबसाइट है। कैसे? तो आप देखेंगे, जैसे अगर किसी वेबसाइट के पीछे .org लगा है, क्या लगा है, ORG, तो ORG का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक गैर लाभकारी संगठन। यानी कि उस वेबसाइट का, अगर किसी भी वेबसाइट के पीछे .org लगा है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इस वेबसाइट का उद्देश्य पैसे कमाना नहीं है। इस वेबसाइट का उद्देश्य बिना लाभ के बनाया गया, यानी गैर लाभकारी संगठन ये आपका है। अगर किसी वेबसाइट के पीछे .net लगा है, यानी कि ये नेटवर्किंग से रिलेटेड वेबसाइट है आपकी। अगर किसी वेबसाइट के पीछे .gov लगा है, मतलब ये सरकारी वेबसाइट है आपकी। अगर किसी वेबसाइट के पीछे .gobs लगा है, यानी कि सेवाएं देती है। .com लगा है तो कॉमर्शियल वेबसाइट है, यानी कि व्यावसायिक संगठन है। अगर .mil लगा है किसी वेबसाइट के पीछे तो मिलिट्री से रिलेटेड है, और अगर किससे रिलेटेड है, मिलिट्री से। ठीक है, इसके बाद .co तो कंपनी को रिप्रेजेंट कर देता है। .info इंफॉर्मेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। .edu लगा है तो एजुकेशनल, यानी कि शैक्षणिक संस्थान है। और .nic लगा है तो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर है। आप लोगों ने देखा होगा जो कुछ, बिल्कुल, है ना, तो आपने देखा होगा यहाँ पर कि जो कुछ क्या होती हैं आपकी, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट होती हैं, तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स के पीछे .edu लगा होता है, तो वो edu हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि ये शैक्षणिक संस्थान से रिलेटेड है। अगर किसी वेबसाइट के पीछे .mil लगा है, मतलब मिलिट्री से रिलेटेड है, तो ये क्या है, हमारे डोमेन नेम होते हैं। अच्छा, ये जितने भी मैंने आपको बताए ये सभी के सभी टॉप लेवल डोमेन होते हैं। कौन से? तो ये सभी के सभी टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं, और इसे हम TLD कहते हैं। क्या कहते हैं? TLD। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर में TLD से आप क्या समझते हैं, है ना, तो ये आपका क्या है, तोरई लौकई और क्या है, टिंडे नहीं है, ये आपका टॉप लेवल डोमेन है। क्या है? TLD की फुल फॉर्म होती है हमारी टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन, क्लियर है? चलो, यदि TLD किसी देश की तरफ इंगित करता है तो फिर हम उसे क्या है, कंट्री डोमेन कह देते हैं। यानी कि अगर कोई TLD टॉप लेवल डोमेन क्या कर रहा होता है, बिल्कुल, तो हम इसे कंट्री डोमेन कह देते हैं। ठीक है जी, बताएंगे मुझे यहां तक की बात क्लियर हो गई आप सभी को? अगर हो गई हैं तो आप देखेंगे कि अगर किसी वेबसाइट के पीछे .in लिखा है तो वो इंडिया की है। .au लिखा है तो वो ऑस्ट्रेलिया की है। .fr लिखा है तो वो फ्रांस की है। .nz लिखा है मतलब वो न्यूजीलैंड की है। .uk लिखा है मतलब वो यूनाइटेड किंगडम की है। और .us लिखा है तो वो यूनाइटेड स्टेट की है। कहाँ की है? तो वो हमारी यूनाइटेड स्टेट की है।
ठीक है जी, बिल्कुल। तो क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं किसी न किसी तरीके से। ठीक है भैया, तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। एक बार रिवाइज करा दें सभी चीज़ें आपको, है ना? एक बार जो भी चीज़ें हमने आज की क्लास में पढ़ी इन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। क्या है देखेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर यूआरआई के बारे में जाना है। यूआरआई का मतलब होता है हमारे यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ठीक है, और ये क्या काम करता है? तो यूआरआई एक समान प्रारूप में फाइल और इस संस्थान के नाम और उसके स्थान की पहचान करता है। ठीक है जी। यूआरआई दो प्रकार के होते हैं, यूआरएल और यूआरएन। यूआरएल वाला हमारी लोकेशन बताता है और यूआरएन वाला हमारा सिर्फ नाम को बताता है, जबकि यूआरआई दोनों चीजों को बताता है। फिर हमने बात की वेब पेज क्या होता है। तो जब भी हम किसी लिंक पर क्लिक करते हैं और जो पेज हमारे सामने खुलता है उसी पेज को हम वेब पेज कह रहे होते हैं। ठीक है, और वेबसाइट क्या होता है? तो बहुत सारे वेब पेजेस के कलेक्शन को हम वेबसाइट कह रहे होते हैं, और सारे पेजेस आपस में लिंक होते हैं। कैसे होते हैं? लिंक होते हैं। ठीक है जी, ओके। इसके बाद हम आ गए डोमेन नेम पर। किस पर? डोमेन नेम पर। तो डीएनएस क्या होता है? हमारा डोमेन नेम सिस्टम होता है। डीएनएस क्या है? डीएनएस होता है डोमेन नेम सिस्टम। और डीएनएस का मुख्य काम क्या है? तो ये आईपी डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करता है। वह आईपी एड्रेस को याद रखने योग्य बनाता है, और आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में भी बदलने का काम आपका ये कर रहा होता है। ठीक है जी। इसके बाद हमने बात करी डोमेन नेम की। तो इंटरनेट पर वेबसाइट के यूआरएल के एंड में जो डॉट होते हैं, डॉट यानी कि जो ऐसे जो बिंदी होती है ना, इसे डॉट कहते हैं। ठीक है जी, ये होते हैं, इसे हम डोमेन नेम कहते हैं। सामान्यतः यदि किसी डोमेन के बाद में 3 अक्षर हैं तो वो क्या दर्शाएगा? वो संगठन को दर्शाएगा, और अगर 2 हैं तो वो किसी देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फिर हमने यहाँ पर जाना कौन कौन से आपके डॉट के बाद डोमेन नेम आते हैं, टीएलडी क्या होता है और कंट्री डोमेन क्या होता है। यहाँ तक की बात आप सभी के समझ में आ गई? एक बार जल्दी से मुझे बता देंगे, है ना? यहाँ तक की सभी बातें समझ में आ गई? भाई इससे स्लो क्या ही पढ़ेंगे आप लोग, है ना? सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों को क्लास तेज लग रही होती है जो साथ के साथ नोट्स बनाते हैं, और उन्हें ये लगता है कि क्या हो रहा है कि भैया सर तो आगे निकल गए, मेरा लिखना ही रह गया। फिर उन्हें लगता है कि भाई ऐसा नहीं है, आपको साथ के साथ नोट्स नहीं बनाने, है ना? आपको साथ के साथ नोट्स नहीं बनाने, नहीं बनाने, नहीं बनाने। मैं कैसे बताऊं आपको, है ना? अब कई सारे बच्चे तो इसी चीज को लेकर के संकोच में हैं कि मतलब बहुत सारों की तो तैयारी भी हो गई आधे से ज्यादा, और बहुत से इसी बात को लेकर के संदेह में है कि सर मैं नोट्स बनाऊं या नहीं बनाऊं। तो भाई सबसे पहली चीज तो ये कि तुम्हारी ये पर्सनल चॉइस है। ठीक है, लेकिन अगर आप मेरी चॉइस जानोगे तो भले ही तुम किताब ले लो या कुछ भी कर लो, लेकिन फिर भी तुम्हें नोट्स खुद बनाने चाहिए, क्योंकि अपने हाथों से बने हुए नोट्स हमें जल्दी याद हो जाते हैं। बच्चा कह रहा, सर अगर मैं तुम्हारी किताब ले लूं तो मुझे नोट्स तो नहीं बनाने पड़ेंगे। भाई किताब लेकर के आप क्या मतलब, क्या अपनी मेहनत बचाना चाह रहे हो? भाई लिखने से सिर्फ ऐसा नहीं कि लिख लिया, वो आपको साथ के साथ याद भी हो रहा होता है। ठीक है, तो थोड़ा क्या है कि या तो आप जॉब कर रहे हो तो समझ में आ रहा है कि चलो आप परेशान हो या कोई भी दिक्कत है तो आप जॉब कर रहे हो, बट कुछ काम नहीं है पढ़ाई के अलावा, फिर भी बच रहे हैं कि लिखना ना पड़ जाए। तो भाई प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी आप सभी का मन है, नोट्स बनाना चाहो बनाओ, नहीं बनाना चाहो मत बनाओ। बहुत से नोट्स बनाने वालों का भी सिलेक्शन नहीं होगा, और बहुत से बिना नोट्स बनाने वालों का भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है ओवरऑल आपके ऊपर, है ना? ओवरऑल वो चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके ऊपर कि आप उसे किस तरीके से ले रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरी पर्सनली आप सभी से यही रहेगी कि आप लोग अगर नोट्स बनाएंगे तो वो फ़ायदा ही करेंगे, आपको नुकसान नहीं कर रहे होते। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़े अब हम यहाँ से। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ जाएं। वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे देखते हैं डाउनलोडिंग क्या होती है और अपलोडिंग क्या होती है। क्या ये बात आपको बतानी पड़ेगी कि डाउनलोडिंग क्या होता है और अपलोडिंग क्या होता है? क्या ये बात आपको बतानी पड़ेगी कि डाउनलोडिंग क्या होती है या अपलोडिंग क्या होती है? भैया जब भी हम इंटरनेट से कोई चीज़ ले रहे होते हैं वो तो हो गई डाउनलोड, है ना? वो तो हो गई डाउनलोड। और जब हम इंटरनेट को कोई चीज़ दे रहे होते हैं वो हो गई अपलोड। यानी कि आप देखेंगे
है ना? यानी कि आप देखेंगे कि मान लो इंटरनेट से फेसबुक पर कोई रील आई, वो रील आपको अच्छी लगी, आपको डाउनलोड करनी है, यानी कि आपने इंटरनेट से ले ली। अब आपने कोई वीडियो अपने फ़ोन में बनाई थी और उसे आपने इंटरनेट पर डालना है आपको, तो इंस्टा या फिर किस पे फेसबुक पर अपलोड करना है, मतलब इंटरनेट को देना। तो ये तो आसान चीज़ें हैं ये दोनों ही चीज़ें। तो आप देखेंगे कि डाउनलोडिंग क्या होती है, इसके द्वारा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या कंप्यूटर अन्य नेटवर्क या किसी स्रोत से डेटा प्राप्त करता है। इंटरनेट से डेटा प्राप्त करना, थ्रू दिस एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कंप्यूटर रिसीव डेटा फ्रॉम द नेटवर्क सोर्स गेटिंग डेटा फ्रॉम द इंटरनेट। जब इंटरनेट या नेटवर्क से किसी भी प्रकार के फाइल या इंफॉर्मेशन को यूजर अपने लोकल कंप्यूटर पर ट्रांसफर या स्टोर करता है, तो इस कार्य को ही डाउनलोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस कार्य को ही हम डाउनलोड कहते हैं। When a user transfer or stores any type of file of or information from the internet or network on his local computer, then this work is called download। और डाउनलोड का लोगो कैसा होता है? तो नीचे की तरफ ऐसे एरो दिया रहता है, ये हमारा डाउनलोडिंग का लोगो होता है। किसका? ये हमारा डाउनलोडिंग का लोगो आपका होता है। किसका? डाउनलोडिंग का लोगो ये आपका होता है। ठीक है। अपलोड क्या चीज़ है जी? तो अपलोडिंग डाउनलोड करने की प्रक्रिया का जस्ट उल्टा है। कौन नहीं जानता? तो जरूरी नहीं है कि इन चीजों को लिखो, हर चीज के नोट्स नहीं बनाने। नोट्स बनाने का अर्थ ये नहीं है, नोट्स बनाने का अर्थ ये नहीं है कि आप जो मैंने उतारा है सेम टू सेम उतार लो। नोट्स आपको अपनी सुविधा के अनुसार बनाने हैं, है ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे इसके बाद हम। तो इसमें आपके कंप्यूटर से डेटा को इंटरनेट या नेटवर्क के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर या सर्वर पर सेव किया जाता है। अपलोडिंग इज द रिवर्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ डाउनलोडिंग। इन दिस डेटा फ्रॉम योर कंप्यूटर इज सेव्ड ऑन अनदर कंप्यूटर और सर्वर थ्रू द इंटरनेट और नेटवर्क। जब हम कंप्यूटर या इंटरनेट से कोई डेटा देते हैं तो उसे को अपलोड करना कहते हैं। सिंपल चीज है। और ऐसा ही सवाल, है ना, और ऐसा ही सवाल आपसे एसएससी सीजीएल मेंस शायद 6 मार्च 2023 को पूछा गया था, और अपलोड डाउनलोड से ही रिलेटेड। तो ये आसान है, आप अपने आप समझ जाएंगे। और इसका लोगो कैसा होता है? तो ऊपर की तरफ होता है। क्या होता है इसका लोगो? तो ऊपर की तरफ होता है ऐसे। जब इंटरनेट या नेटवर्क में उपस्थित किसी भी कंप्यूटर या वेबसाइट में यूजर अपने इंफॉर्मेशन या फाइल को डालता है, इस कार्य को हम अपलोड कहा जाता है। व्हेन अ यूजर अपलोड हिज इंफॉर्मेशन और फाइल into any computer or website present on the internet or network, then this work is called uploading। यही काम क्या कहलाता है? हमारा अपलोडिंग कहला रहा होता है। एक और फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है डीएनआर की। कौन सी? एक और फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है डीएनआर। क्या चीज है? तो याद रखेंगे डीएनआर की फुल फॉर्म डोमेन नेम रजिस्टर होती है। क्या होती है? डीएनआर की फुल फॉर्म होती है हमारी डोमेन नेम रजिस्टर। ठीक है जी, ठीक है, बताएंगे यहाँ तक क्लियर है? ठीक है जी, इसके बाद हम देखेंगे डीएनआर क्या है जी। तो डोमेन नेम रजिस्टर हम इसे कहते हैं। इंटरनेट के प्रयोग हेतु डोमेन नेम प्रदान करने वाली जो संस्था होती है वो आपकी क्या है? डीएनआर। प्रत्येक व्यक्ति या संस्था को इंटरनेट पर एक विशेष डोमेन नेम प्रदान करने हेतु प्रयोग किया जाता है। किसका? डीएनआर, यानी कि डोमेन नेम रजिस्टर का। किसका? तो जैसे आप देखेंगे कि किसी भी वेबसाइट को डीएनआर डोमेन नेम चाहिए होता है, तो उसके लिए क्या होगा हमारा? उसके लिए डीएनआर यानी कि डोमेन नेम रजिस्टर, डोमेन नेम प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटरनेट यूज टू प्रोवाइड अ स्पेशल डोमेन नेम टू एवरी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के प्रयोग हेतु डोमेन नेम प्रदान करने वाली जो संस्था होती है उसे हम डोमेन नेम रजिस्टर्स कह रहे होते हैं। तो यहाँ तक की बातें एक बार क्लियर हैं।
यस और नो करके मुझे दोबारा बता दो। आप कहते होगे सर बहुत परेशान करते हो यस नो करके, बट मुझे क्या है कि मुझे पता होना चाहिए आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही है ना। बिल्कुल। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कुछ वन लाइनर मैं आपको देने वाला हूँ सीधे सीधे, जिन्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं, अपने आप आपको समझ में भी आएंगे और अपने आप आपको याद भी होंगे। कि सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू इंटरनेट, इंटरनेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको पता होने चाहिए, है ना, जो आपके पता होने चाहिए। ठीक है भैया, वेरी गुड भाई। चलो ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ जाएं। वेरी गुड। तो हम आगे देखते हैं यहाँ पर। वेरी गुड। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब यहाँ पर क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इंटरनेट से रिलेटेड। ठीक है जी। सबसे पहली चीज, वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया जाता है? कौन सा? WWW दिवस कब मनाया जाता है? क्या आपको पता था आज से पहले? इसमें बहुत सारे फैक्ट आपको ऐसे मिलेंगे जो आपने किसी इससे पहले नहीं आपको पता होंगे, तो मुझे बताओ एक बार जल्दी से कि WWW डे कब मनाया जाता है? तो हम कहेंगे जो WWW डे होता है आपका, ये 1 अगस्त को, कब? ये आपका 1 अगस्त को मनाया जाता है। इसके बाद किसी वेब पेज का वह शब्द जिस पर क्लिक करने से दूसरा दस्तावेज खुल जाता है उसे हम हाइपरलिंक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लिंक या फिर हाइपरलिंक कह रहे होते हैं। ठीक है। तो द वर्ड ऑन अ वेब पेज विच व्हेन क्लिक्ड ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड हाइपरलिंक। इसे हम शॉर्टकट में सिर्फ लिंक भी कह देते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई उस वीडियो की लिंक भेज देना, है ना, शिवम सर की उस मैराथन की लिंक भेज देना, तो वो रियल में हाइपर लिंक होता है। क्या होता है? हाइपर लिंक, जिस पे क्लिक करने से कोई दूसरा पेज खुल जाता है। वेब पेज को लिखने के लिए जो आप, मैंने आपको वेब पेज बताया था ना, हम जब भी किसी भी वेबसाइट पर क्लिक, किसी भी लिंक पर क्लिक करते हैं तो जो पेज हमारे सामने खुलता है उसे हम वेब पेज कहते हैं। अब वेब पेज को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है, कैसे बनते हैं वेब पेज? तो वही बात लिखिए कि वेब पेज को लिखने के लिए HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML, CSS, ये कुछ लैंग्वेज होती हैं हमारी, यानी कि कास्केडिंग स्टाइल सीट, और JS यानी कि जावा स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है ना। एक अच्छे वेब पेज को बनाने के लिए HTML, CSS आर यूज्ड टू राइट वेब पेजेस, है ना, और जावा स्क्रिप्ट इनका प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वेब पेज को बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो वेब पेज को बनाने के लिए हम HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट जैसी भाषाओं का प्रयोग कर रहे होते हैं। वन लाइनर हैं, कोई दिक्कत नहीं है इन्हें समझने में, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इनको समझने में। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाएं आगे। बिल्कुल, चलो जी आगे। और आगे बढ़ करके हम देखेंगे यहाँ पर कि जो HTML होता है इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है हमारी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CSS की फुल फॉर्म क्या है? तो हम कहेंगे कास्केडिंग स्टाइल सीट होती है, और JS की फुल फॉर्म होती है जावा स्क्रिप्ट। तो कई बार तो इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कि HTML की फुल फॉर्म क्या है ना, HTML की फुल फॉर्म क्या है आपकी, CSS की क्या है, जावा स्क्रिप्ट की क्या है। अब इन तीनों का अपना अलग अलग काम होता है, थोड़ा सा क्या है, इनका अपना अपना अलग काम होता है। कि जो HTML है ये क्या काम करती, कंटेंट और स्ट्रक्चर तैयार करती है किसी भी वेबसाइट का। उस वेबसाइट का कंटेंट क्या होगा और उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा उस वेबसाइट का, वो HTML से तैयार करते हैं। CSS से हम उसकी स्टाइल और प्रेजेंटेशनल तरीका, कि उसकी स्टाइल कैसी होगी, वो प्रेजेंट कैसे की जाएगी, इस चीज को करते हैं। और जावा स्क्रिप्ट उसके बिहेवियर में चेंज लाती है, किसमें, बिहेवियर के लिए होती है। अगर मैं और आगे और अच्छे से आपको समझाऊं तो आप देखोगे कि HTML द स्केलेटन, एक तरीके से HTML क्या करता है,
एक वेबसाइट का ढांचा तैयार करता है हड्डियों की तरह, है ना, एक ढांचा तैयार कर रहा है। सीएसएस क्या काम करेगा, तो उसे कपड़े पहना दिए, क्या कर दिया, उसे कपड़े पहना दिए, वो प्रेजेंट आप लोगों को वो कैसी दिखाई देगी उसके लिए। और जावा स्क्रिप्ट क्या काम करता है, तो ये हमारी उस वेब पेज के ब्रेन का काम करेगा, किसका, ब्रेन की तरह आपका ये काम कर रहा होता है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि बताओ देश की वो पहली राजनीतिक पार्टी जिसने सबसे पहले इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई, उसका नाम क्या है, वो कौन सी राजनीतिक पार्टी थी आपकी, तो याद रखना बीजेपी। कौन सी है, भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी इज द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया विच क्रिएटेड इट्स वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। यानी कि आपकी इंटरनेट पर सबसे पहले वेबसाइट बनाने वाली भारतीय की कौन सी पार्टी थी आपकी, तो बीजेपी। ठीक है, इससे ये कोई नहीं समझेगा कि मैं बीजेपी समर्थक हूँ कि इसका समर्थक हूँ, भैया मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, कल एक कमेंट आ रहा था ऐसा, जब मैंने उदाहरण दे दिया था ना, तो वो कमेंट आ रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपने हक के लिए खुद ही मेहनत करनी होगी। आप किसी भी पार्टी के समर्थक बन जाओ, कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए, कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, आपके घर का पेट आपकी मेहनत से पलेगा। आप किस पोस्ट पर हैं उससे पटे, उससे क्या है, उससे पलेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आप समर्थक किसी के भी हों, लेकिन मेहनत आपको फिर भी करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी आपको समर्थक ना होकर के ये होना चाहिए कि सही चीज को सही बोलो, गलत को गलत बोलो, कोई भी पार्टी हो, है ना। चलो आगे बढ़े हम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि विश्व की पहली वेबसाइट कौन सी थी आपकी, इस पूरी दुनिया की, पूरे विश्व की पहली वेबसाइट हमारी कौन सी थी, तो याद रखना HTTP इन्फो सर्न, कौन सी, CERN। ये हमारी विश्व की पहली वेबसाइट थी जिसे 6 अगस्त 1991 को टिम बर्नर्स ली के द्वारा बनाया गया था। वह टिम बर्नर्स ली के ही नेक्स्ट कंप्यूटर पर इसको होस्ट किया गया था। क्या किया गया था, होस्ट किया गया था। तो द वर्ल्ड्स फर्स्ट वेबसाइट वाज विच वाज क्रिएटेड बाय Tim Berners-Lee on 6 अगस्त 1991 एंड वाज होस्टेड ऑन टिम बर्नर्स-ली नेक्स्ट कंप्यूटर। और कौन सी वो वेबसाइट, तो सर्न है, याद रखना CERN। ठीक है जी, उसका पूरा पेज एड्रेस क्या था, तो वो आपके सामने ये है, हालांकि ये इतना नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे http://info सर्न, इस तरह से इसका ये पूरा URL दे दिया। इसके अलावा विश्व के पहले ISP के रूप में किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा कि विश्व के पहले, है ना, विश्व के पहले ISP के रूप में किसे जाना जाता है, टेलनेट को जाना जाता है। और ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, टेलनेट क्या होता है, मैं आपको आगे की क्लासेस में भी बताऊंगा। फिलहाल आप इतना याद रखना कि विश्व के पहले ISP के तौर पर क्या कहा जाता है, किसे जाना जाता है, तो टेलनेट को जाना जाता है। और ISP क्या चीज होती है, अगर आपके मन में इच्छा उठ रही होगी, तो ISP का अर्थ होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है ISP का अर्थ, तो हम कहेंगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। तो विश्व का पहला ISP कौन है, वो टेलनेट है। भारत के पहले ISP के तौर पर किसे जाना जाता है, यानी कि VSNL। वी फॉर बकरी नहीं है ये वी फॉर वकील है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी विदेश संचार निगम लिमिटेड। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी विदेश संचार निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड। विश्व में इंटरनेट की आधिकारिक शुरुआत कब की गई थी, तो याद रखना 1 जनवरी 1983 को हुई थी। कब हुई थी, अगर मैं आपसे पूछूं इस पूरी दुनिया में विश्व में सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, तो वो द ऑफिशियल लॉन्च ऑफ इंटरनेट इन द वर्ल्ड टुक प्लेस ऑन 1 जनवरी 1983। कब, 1983 में। ठीक है, ISP क्या होता है, इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करने वाली। जो आप और हम तक इंटरनेट आता है, जो एयरटेल कंपनी, ये सभी चीजें क्या है, ये सभी चीजें हमारी ISP हैं। ये जो कंपनियां हैं ये हमारी ISP हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद भारत में इंटरनेट की आधिकारिक शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में जो इंटरनेट की शुरुआत है वो 15 अगस्त 1995 को हुई। कब हुई, ये फैक्ट है सीधे सीधे, और इन्हें आपको ऐसे हाथ रख करके याद करने की जरूरत नहीं है। इन्हें अगर आप 2 से 3 बार ध्यान से पढ़ भी मात्र लोगे तो ये आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। तो पूरी दुनिया में 1 जनवरी 1983 को, ठीक है, लेकिन
भारत में इंटरनेट कब चला? तो आपका 15 अगस्त 1995 को। और किसके द्वारा? तो VSNL यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा? विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा। इसके बाद हम देखेंगे वेबसाइट के पहले पेज को होम पेज या मेन पेज के नाम से जाना जाता है। यानी कि जब भी आप किसी भी वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो जो सबसे पहला पेज आपके सामने खुलता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वेब पेज या होम पेज कह रहे होते हैं। www की रीढ़ की हड्डी किसे माना जाता है? तो www की रीढ़ की हड्डी HTTP को जाना जाता है। किसे? HTTP। HTTP क्या होता है जी? तो ये एक प्रोटोकॉल होती है जिसके बारे में मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होगी? तो हम कहेंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है HTTP की फुल फॉर्म। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ www की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है, तो वो हमारा HTTP को कहा जाता है। इसके अलावा किसी वेबसाइट पर वापस से दोबारा जाने के लिए उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो URL और कुकीज का प्रयोग हम कर रहे होते हैं। यानी कि URL और कुकीज आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ यूजर व्हेन ही रिटर्न्स टू अ वेबसाइट। इसके बाद इंटरनेट डेटा को VLP में विभाजित किया जाता है। VLP क्या है जी? फुल फॉर्म याद रखनी है VLP की। वेरिएबल लेंथ पैकेट्स। इंटरनेट के डेटा को मैंने कहा था ना छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ते हैं, तो वो क्या है? VLP यानी कि वेरिएबल लेंथ पैकेट्स। इंटरनेट पर सर्वर को होस्ट नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेट को सर्वर पर होस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर जो कि बग की निःशुल्क रिपेयरिंग करता है उसे पैच कहते हैं। क्या कहते हैं? कि फ्री रिपेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर बग्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड पैच। बस हम लगभग समाप्ति की ओर हैं। कुछ वन लाइनर थे जो मैंने आपको आज की क्लास में यहाँ पर दिए कि जब भी हम इंटरनेट पर कोई चीज जैसे आईडी पासवर्ड डाल करके खोल रहे होते हैं तो इस चीज को हम ऑथेंटिकेशन कहते हैं। और ये सवाल भी आपसे पूछा गया था। यानी कि जहां पर भी आप किसी चीज का एक्सेस लेने के लिए आईडी पासवर्ड का यूज कर रहे हो तो इसके लिए एक शब्द यूज होता है ऑथेंटिकेशन। कौन सा? ऑथेंटिकेशन। की क्या आप वही ऑथेंटिकेट व्यक्ति हैं जिसको इसका हक है, यानी कि जिसे इसकी आईडी पासवर्ड मालूम है? इस तरीके से, ठीक है। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है? ब्राउजिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्राउजिंग। और इंटरनेट ब्राउजिंग को नेट सर्फिंग भी कहा जाता है। यानी कि जो इंटरनेट ब्राउजिंग होती है इसको हम यहाँ पर नेट सर्फिंग भी कह देते हैं। यानी कि इंटरनेट ब्राउजिंग इज ऑल्सो कॉल्ड नेट सर्फिंग। ठीक है। इसके बाद आप इनसे मिल लीजिए, इंटरनेट की माता जी से। यानी कि आप इंटरनेट के पिताजी से तो मिल चुके हैं, है ना। इंटरनेट के पिताजी से तो आप मिल चुके हैं। कौन थे? विंट सर्व एंड रॉबर्ट डी कहान। ये है आपकी इंटरनेट की माता जी। इंटरनेट की जननी के रूप में किसे जाना जाता है? तो हम कहेंगे राडिया जॉय पार्लमैन को जाना जाता है। किसे? राडिया जॉय पार्लमैन को जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक STP प्रोटोकॉल बनाई थी। ठीक है, हालांकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक बार मुझे बताएंगे यहाँ तक की सभी बातें आपको क्लियर हैं? ठीक है। ये हो सकता है कि आपको अभी याद नहीं हुए होंगे। जो जो वन लाइनर मैंने आपको पढ़ाए हैं ये आपको समझ में तो आए, क्योंकि इनमें कुछ कठिन ऐसा था नहीं। लेकिन अभी ये आपको याद नहीं हुए होंगे। कैसे होंगे? 2 से 3 बार पढ़ोगे, ऑप्शन आएंगे, अपने आप एलिमिनेट करोगे और आंसर आएगा। ठीक है। क्या इंटरनेट का टॉपिक खत्म हो गया? जी नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी हम इंटरनेट की प्रोटोकॉल्स के बारे में जानेंगे। फिर हम इंटरनेट में वेब ब्राउजर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। फिर हम इंटरनेट के अंदर हमारा क्या कहते हैं सर्च इंजन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। फिर वेब ब्राउजर की शॉर्टकट कीज। मतलब अभी ये चैप्टर है और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है ना। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इसे पढ़ेंगे। पावर पॉइंट नहीं पढ़ाएंगे भैया, नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पावर पॉइंट से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है जी, चलो। तो और कोई मन में बात हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, आप कह सकते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड, है ना। भैया जिस जिसका भी बर्थडे है आज, आप सभी को हैप्पी बर्थडे बहुत सारा, है ना। आप जीवन में बहुत खुश रहें, एक सही राह पर चलें और हमेशा आगे बढ़ते रहें, निरंतर आगे बढ़ते रहें। ठीक है भैया, सभी को एक साथ हैप्पी बर्थडे। कल क्लास होगी? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। ठीक है।
तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। आराम करिए, अपनी आंखों को रेस्ट दीजिए, जैसे कि कल कह रहे थे, है ना। ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम चलाने लगो 10 मिनट है क्लास में, तो ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक ख्याल रखिए अपना, अपनों का। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय हिंद।